हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और जैसा कि हम सभी जेपीएससी जेट का धुआंधार क्लासेस कर रहे हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, जहां पे हम लोग अभी पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं। और हिस्ट्री की क्लासेस में हम सभी पहुंच चुके हैं आज मौर्यन एम्पायर के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। मौर्यन एम्पायर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और मौर्य एम्पायर को जानने के क्या सोर्सेस हैं इसके रिगार्डिंग हमने 2 क्लासेस की है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप टाइप कीजिएगा जेट पेपर 2 हिस्ट्री, वहां आपको ये क्लासेस मिल जाएगी, प्रीवियस सभी क्लासेस। और अगर आप सिस्टमेटिक क्लासेस करना चाहते हैं, विथ नोट्स करना चाहते हैं, बात करके क्लासेस करना चाहते हैं, लाइव में आकर क्लास करना चाहते हैं, इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। वहां पे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा विद पीडीएफ नोट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। यानी 6% जो रिजल्ट आना है जेट का, उसमें आपका एक सीट बुक है ना, उस जज्बे के साथ आपको तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे आपका आज मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। नाम तो सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा। कोई ऐसा इंडिया का नहीं है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि भारत का पहला अखिल भारतीय शासक इसको कहा जाता है, ठीक है। पहला भारत का पहला फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय भी भारत में यूनानी दस्तक दे चुके थे। उस यूनानियों को पूर्णतः उनकी सत्ता को उखाड़ने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भारत से विदेशी दासता को इसने समाप्त किया था, ठीक है। और इसीलिए इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यहां उसी शासक के बारे में बात करेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में, और इसका देहांत हो गया 298 ईसा पूर्व में, 298 बीसी में इनका देहांत हो गया। इसके बीच का एक एक घटनाक्रम को जानेंगे, एक एक पहलू को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन, है ना। तो देखिए, आपको हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ाया था, उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मगध का उत्कर्ष में हमने देखा था कि जो 16 महाजनपद थे उसमें सर्वश्रेष्ठ बनकर निकला मगध, और मगध जो एक महाजनपद था वह एक मगध साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। और मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो जो नंद वंश था शासक, जिसके अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद जो कि घमंडी, अत्याचारी और विलासी प्रवृत्ति का शासक था, वह किसी को भी सम्मान नहीं देता था। उसी के दरबार में उसके जो एक कह सकते हैं कि राजगुरु थे जिसका नाम था चाणक्य। इसके बारे में भी हम बोलेंगे, नाम तो सुना ही होगा, चाणक्य, है ना। कौटिल्य जिसका नाम है, विष्णुगुप्त, जो भी नाम है, लेकिन चाणक्य तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा, ठीक है। तो चाणक्य, इसके दरबार में राजगुरु थे, ब्राह्मण थे, और उस समय काफी प्रख्यात थे। लेकिन घनानंद ने अपने घमंड और अपने अहंकारी प्रवृत्ति के कारण इसका अपमान किया था, और इसने भरी दरबार में यह शपथ लिया था कि हम आपका इस वंश का समूल नाश कर देंगे। और वो दरबार से यह शपथ लेकर निकल पड़ा था चाणक्य। और ब्राह्मण का पहले का जो बहुत बड़ा चोटी मानते हैं ना, बहुत बड़ा जटा वाला, उसको उसने खोल दिया था और बोला ये चोटी तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका घनानंद का हम समूल नष्ट नहीं कर देंगे। और इसी बीच वो शपथ लेकर जब जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, कुछ बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। चोर सिपाही का खेल आप सब खेले होंगे बचपन में। कोई चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है, डुप्लीकेट, है ना। उसी में एक राजा बना था, और वही राजा जो बचपन का चंद्रगुप्त मौर्य था, वो उस समय राजा बना था। तो चाणक्य को बड़ा मनमोहक दृश्य लगा और वो वहां पर रुककर देखने लगा, जिसको कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है। तो चाणक्य वह जोहरी था जिसने एक हीरे को पहचान लिया, चंद्रगुप्त मौर्य रूपी उस बालक को पहचान लिया।
उसने उसकी क्षमता को देखा, उसकी एबिलिटी को देखा उस बच्चे को कि राजा बना है तो राजा का उसका भाव भंगिमा, राजा जैसा बात करना, बिल्कुल उसी तरीके से न्याय करना चाणक्य को भा गया। चाणक्य उस बच्चे के पास जाकर उसके माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूं, इस बच्चे को मैं अपने सानिध्य में पढ़ाना चाहता हूं। और उसको लेकर तक्षशिला चले गए और चाणक्य जैसा गुरु पाकर उसके माता पिता धन्य हो गए कि हमें इतना अच्छा गुरु मिला है। ठीक है, तो वही हाल है। ठीक है, तो उनको लेके चले गए वहां पे और वहां पर अपने साथ रखकर न सिर्फ विद्या से निपुण किया बल्कि युद्ध नीति, कूटनीति, हर एक तरीके से उसे पूर्ण बनाया और अपने बदले का इंतजार किया, है ना। बदला किससे लेना था? घनानंद, नंद वंश से बदला लेना था। और फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया मगध यानी घनानंद पर और नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसी को अब हम लोग सीक्वेंस में समझने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व देखिएगा तो यह भारत का पहला शासक था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक शासक, पूरे हिंदुस्तान में शासक एक हो गया। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान पर किसी एक शासक का पकड़ हो गया, इसलिए इसको अखिल भारतीय शासक कहता है। इसने विदेशी प्रभाव से भारत को पूर्णतः मुक्त कर दिया, यानी जो यूनानी प्रभाव था उससे भारत को मुक्ति दिलाई और भारत का मुक्तिदाता ये कहलाए। भारत में इसने केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी। इससे पहले जो महाजनपद था ना, महाजनपद काल में क्या था कि 16 महाजनपद थे, सभी अपने अपने क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। लेकिन अब इसने क्या किया, पूरे भारत पर एक छत्र राज किया और केंद्रीकृत प्रशासन की नींव डाली। इसीलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का मुक्तिदाता तो चंद्रगुप्त मौर्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक चंद्रगुप्त मौर्य। स्वतंत्रता संग्राम यानी सिर्फ अंग्रेजों से लड़े वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं, उसमें यूनानी जो कि विदेशी थे उससे भी इसने लड़ाई करी, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और अपना, है ना, अपने मनोभाव के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसको संधि के लिए विवश किया। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम इसे नायक भी कहा जाता है। ये सब इसका उपनाम है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इसका नाम और पहचान को लेकर कंट्रोवर्सी है, इसको लेकर भी बात करेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इसके नाम और पहचान को लेकर। जैसे हमने पहले ही कह दिया आपको, आरंभिक जीवन में ऐसा नहीं कोई राज परिवार से थे, इसके फादर कोई या पेरेंट्स कोई बहुत बड़े परिवार से थे, साधारण से परिवार से थे जहां से चाणक्य इसको एडॉप्ट करके ले गए थे। इसीलिए इसका आरंभिक इतिहास कह सकते हैं बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। इसीलिए इसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर कंट्रोवर्सी अक्सर होता है इतिहासकारों के बीच। जैसे कि अगर हम सोर्सेस की बात करें तो जो ग्रीक लेखक हैं, जो यूनानी लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं सेंड्रोकोटस और कोई कोई यूनानी लेखक एंड्रोकोटस। तो इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य के जगह ये लोग क्या यूज करते हैं, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसने कहा इसे, तो ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसके नाम को लेकर ये कहा। अब देखिए कुछ ऐसे लेखक हैं जैसे लेटिन लेखक, लेटिन लेखक ने क्या कहा, लेटिन लेखक जितने भी हैं उसने इसका नाम दिया सिर्फ सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस नहीं दिया, सिर्फ सेंड्रोकोटस नाम दिया। जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें से चंद्रगुप्त कहा गया है, संस्कृत ग्रंथ में चंद्रगुप्त कहा गया है, और जो जैन ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मुनि कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ में से क्या गया है, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मुनि कहा गया है। अब इसका नाम जब सेंड्रोकोटस था, एंड्रोकोटस था, तो फिर चंद्रगुप्त कैसे आया? बाद में ये बात है 1793 का, जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था। उस समय भारत में भारतीय इतिहास के बारे में जिज्ञासा रखते थे कुछ अंग्रेज, जिसमें सर विलियम जॉन्स का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है इसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी
और क्यों? क्योंकि ये भारतीय इतिहास में रुचि रखते थे और भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते थे, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में ये समझना चाहते थे। और इसने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी कलकत्ता में, इसी के तहत इसको ये पता चला, इसने अपने खोज से ये प्रूव कर दिया कि जो सेंड्रोकोटस आप लोग लिख रहे हैं अपने लेखों में, वो सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसी ने सिद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस के नाम से यूनानी लेखों में जाना जाता है। यहीं से प्राचीन भारतीय इतिहास का काल निर्धारण हुआ, क्योंकि जब आपका इतिहास सीमित क्षेत्र तक रहता है तो फिर उसे विश्व इतिहास में मान्यता नहीं मिल पाती है। लेकिन अब जब अंग्रेज जो कि पश्चिमी सभ्यता के थे वो इसे प्रमाणित कर देते हैं कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था, तो एक प्रकार से कह सकते हैं भारतीय इतिहास का काल निर्धारण पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में फिक्स हो गया। कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रहा कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका जो आरंभिक कंट्रोवर्सी था उसका द एंड किया सर विलियम जोन्स ने, और उसी ने निर्धारित किया सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए, और इसीलिए इस खोज को भारतीय इतिहास का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का रीढ़ कहा जाता है इस खोज को। अब यह किस कुल में जन्म हुआ था ना, क्योंकि आरंभिक इतिहास अंधकारमय है, तो किस कुल में जन्म हुआ था, किस वंश में था, उसको लेकर भी विवाद है, उस पर भी बात करेंगे। जन्म है, अब अलग अलग साहित्य इनको अलग अलग कह सकते हैं कि वंश का मानते हैं, अलग अलग जाति का मानते हैं, उस पर भी एक निगाह हम लोग डाल लेते हैं। यहां से प्रश्न आता है कि ब्राह्मण साहित्य इसे किस कुल का बताता है। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य जितने भी हैं वो क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, है ना, नीच जाति का था, निम्न जाति का था। जबकि जो जैन और बौद्ध साहित्य है वो इसे क्षत्रिय मानता है, जबकि जो यूनानी या ग्रीक है वह इसे निम्न कुल का बताता है। ठीक है, जबकि आप मुद्रा राक्षस जानते हैं, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस ने इसे क्या कहा, वृषल यानी निम्न कुल का, यानी निम्न कुल का। देखिए, ये भी निम्न कुल का बता रहा है, आप क्या, ये भी निम्न कुल का और ये भी निम्न कुल का। अधिकतर कहां जा रहा है, निम्न कुल का, अधिकतर लोग इसे निम्न कुल का ही बता रहे हैं। इसके बाद और भी कुछ राइटर हैं, जैसे स्पूनर, इसे क्या कहते हैं, ईरानी, है ना, या पारसी से जोड़कर इसको देखते हैं। विशाख दत्त निम्न तो बताते ही, साथ ही सामाजिक रूप से उपेक्षित, थोड़ा विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस भी इन्हीं का है, इसमें भी वो वृषल बताते हैं, और विशाख दत्त अपने तरफ से भी इनको निम्न कुल और समाज से उपेक्षित बताते हैं। यानी अधिकतर क्या हो रहा है कि निम्न कुल, ये निम्न कुल इनका अधिकतर रह रहा है। इसीलिए जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन भी इसी से मिलता जुलता है। अभी आधुनिक निष्कर्ष में ये बात निकला है, अब उस निष्कर्ष पे हम लोग चलते हैं। यह कंक्लूजन में कहा, अब ये बात निकल कर आ गया है कि यह निम्न कुल का था। ये प्रूफ है कि इनका जो आरंभिक जीवन था ये निम्न कुल से संबंधित थे, लेकिन राजनीतिक क्षमता थी और योग्यता थी, इसीलिए वो शासक बने, लेकिन वो निम्न कुल के थे। इसीलिए मौर्य शासक को यहाँ पर कहा जाता है मेरिट बेस्ड रूल का उदाहरण। अगर आप में टैलेंट है, ये नहीं कि जो रूलर होगा वह किसी कुलीन वंश का ही हो, कोई निम्न वंश का भी शासक बन सकता है। इसका इसने पहला एग्जाम्पल सेट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेरिट बेस्ड रूल। ठीक है, इसने अपनी सत्ता को जो प्राप्त किया उस परंपरा को इसने स्थापित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम लोग देखते हैं कि चाणक्य की इसमें क्या भूमिका रही, इसके जीवन में चाणक्य की क्या भूमिका रही। हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, है ना, आपको स्टोरी हमने बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो प्रश्न आपसे बनेगा उसी चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। अब चाणक्य की भूमिका जानेंगे, है ना, बैकबोन ऑफ एम्पायर, मौर्य एम्पायर का बैकबोन था चाणक्य। वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त, और दूसरा एक नाम था कौटिल्य, है ना, दूसरा एक नाम था कौटिल्य। चाणक्य का दो नाम था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का जो विषय था ना वो राजनीति था। याद रखिएगा, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस पुस्तक का विषय क्या था, राजनीति। ये पुस्तक अर्थशास्त्र भले है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, राजनीति, या राजनीति से जुड़ा हुआ पुस्तक था। कभी कभी अर्थशास्त्र का विषय वस्तु भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ये राजनीति से जुड़ा हुआ पुस्तक था, जिसके लेखक थे आपके चाणक्य।
अब चाणक्य का योगदान को समझते हैं। चाणक्य ने किस प्रकार इस नंद वंश का खात्मा करने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया। तो चाणक्य का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले का चाणक्य कुशाग्र बुद्धि के थे। सबसे पहले इसको पता था, जब उसी दरबार में ये रहते थे, इसको पता था, क्या पता था कि यहाँ जो असंतोष है जनता में किस लेवल का है, उसको पता था, क्योंकि वो नंदों के दरबार में ही रहते थे। तो यानी जनता के असंतोष को इसने और भड़काया, जनता के असंतोष को और ज्यादा भड़का दिया। पहला इसने वहां काम किया, गुप्तचर स्थापित किए, है ना, गुप्तचर स्थापित किए, जिसको कहते हैं जासूस, है ना, जासूस इसने वहां पे छोड़ रखे थे अपने। इसके बाद युद्ध की तैयारी की, कूटनीति, ये गुप्तचर कूटनीति का मतलब अंग है, और षड्यंत्र का उपयोग किया, और प्रशासनिक ढांचा फिर अपना मजबूत किया। युद्ध का तैयारी किया, कूटनीति और षड्यंत्र का उपयोग किया, और अपना बहुत अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में प्रशासनिक ढांचा बनाया, ताकि नंद वंश के शासक घनानंद से सामना कराया जा सके। यानी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हुई और नंद वंश का खात्मा हुआ, उसमें हम एक लाइन में बता सकते हैं, इसमें चंद्रगुप्त की तलवार का योगदान था, और चाणक्य की बुद्धि से वो तलवार चली। चंद्रगुप्त की तलवार और चाणक्य की बुद्धि, किधर जाना है। और जब देखिए इसने अटैक करना शुरू किया, सत्ता प्राप्ति, तो प्रारंभ में देखिए किस प्रकार की चीजें घटना घटी, एक एक चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सत्ता प्राप्ति का जो स्टेप है, सबसे पहले क्या किया, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले किया मगध पे अटैक, सीधे मगध पे अटैक, है ना, तैयारी कर ली, मगध पे अटैक कर दिया। लेकिन ये असफल रहे। अब इनको समझ में आ गया कि रणनीति हमें बदलनी होगी, नहीं सकेंगे डायरेक्ट, तब उसने कूटनीति का सहारा लिया, है ना। इसलिए चाणक्य को कहते हैं कूटनीति का मास्टर, ठीक है। तो कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति में क्या किया, रणनीति बदल दिया, और कहा नहीं, जिस प्रकार गरम रोटी, अगर गरम रोटी है उसको हम किधर से खाते हैं, खाना हो तो साइड से खाना पड़ेगा, ठीक है, साइड से, तब आपको वो गर्म जो ना हाथ आपका नहीं जलेगा। आप सीधे बीच में तोड़ देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसने कहा जिस प्रकार गरम रोटी को साइड से तोड़ तोड़ कर खाना चाहिए, और बीच में आते आते वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब हमें खाना चाहिए। और इसी रणनीति के तहत काम किया, और पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उस पे अटैक करना शुरू किया। सीमावर्ती क्षेत्र किसका, नंदों के, नंद शासकों का जो सीमावर्ती सीमा था वहां पर अटैक किया, पंजाब को जीता, ठीक है, पंजाब को पहले जीता, तब फिर से मगध पर आक्रमण किया दूसरी बार, और यहां पर उसकी जीत हुई। पहली बार पराजित हुए, लेकिन जब इसने रणनीति बदली और साइड एरिया को पहले जीता, और फिर जब इसको कमजोर किया, तब फिर मगध पर दोबारा अटैक किया, तब ये जीतने में सफल रहे, और अंततः घनानंद पराजित हुआ, और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना हो गई सत्ता की। यानी मौर्य वंश की सत्ता कब स्थापित हुई, 322 ईस्वी में। किस प्रकार रणनीति का प्रयोग किया देख लीजिए। आरंभिक आक्रमण सीधे मगध पर किया, वो असफल रहे, रणनीति बदल दी, और सीमावर्ती क्षेत्रों को पहले जीता, तब उसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में पंजाब जो सबसे मजबूत था उसको जीता, तब फिर निर्णायक रूप से मगध पर आक्रमण किया और मगध को जीत लिया। इस प्रकार नंद वंश का खात्मा हो गया। अब भारत में मौर्य वंश की स्थापना होगी चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, और चाणक्य के, है ना, चाणक्य के दिमाग से। अब इसके बारे में स्रोत हमने कल पढ़ा है, कौन कौन से स्रोत है जान लिया है। और इसके साथ ही इसने पैरेलल तरीके से और एक युद्ध लड़ा। जब इसने इधर जीत लिया, इसके साथ ही साथ उसे अन्य से भी युद्ध करना पड़ा जिसमें यूनानी थी, इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। उस समय अभी भी सिकंदर के जाने के बाद भी उसके जो उत्तराधिकारी थे अभी भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छत्रप बनकर छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि नहीं, इसे भी समेटना पड़ेगा, और जब उसने वहां पर समेटने का प्रयास किया तो जो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ इसका युद्ध हुआ। कब, 305 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर और सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में,
और इस युद्ध में इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि जो किया ना, वो संधि बहुत ही लाभदायक रहा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, मौर्य साम्राज्य के लिए। इसकी सीमाओं का काफी विस्तार हुआ और भारत से यूनानी सत्ता है ना, वो समाप्त हुआ। क्या मिला इस युद्ध में? विजय के बाद, इस संधि के बाद एग्रीमेंट जो हुआ, उसके तहत भारत को यूनानियों ने क्या क्या दिया? काबुल जो उसके कब्जे में था, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये सभी क्षेत्र अब चंद्रगुप्त मौर्य के सीमा के अंतर्गत आ गए। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र अब आ गए। तो ये सारे का क्षेत्र अब मौर्य साम्राज्य का अधीन हो गया। यानी पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर की जो सीमा है मौर्यों की, वह बढ़कर अब वर्तमान कह सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ हिंदू कुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो बढ़ा। और ये कह सकते हैं कि जो बढ़ा, इससे सिर्फ क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतर जो अटैक होते थे भारत में, विदेशी आक्रमण इधर से होता था, है ना, इस इलाके से होता था, पश्चिमोत्तर से। वो जो इलाका है ना, अब किले बंद हो गया है ना, वो इलाका सुरक्षित हो गया। यानी अब पश्चिम उत्तर से जो आक्रमण होता था ना, वो आक्रमण होना बंद हो गया। यानी मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा था इस संधि का। इसके साथ ही इसका अगर देखिएगा तो इसमें इस संधि के बाद कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, पुत्री का नाम था हेलेना, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराया, है ना। यानी अब रिश्तेदार बन गए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, जब ये इनके रिश्तेदार ही बन गए, तो भारतीय तो उदार होते हैं, इसने फिर 500 युद्ध हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया गिफ्ट में, है ना, अपने ससुर जी को, क्योंकि अब वो रिश्तेदार बन गए। तो 500 हाथी उसको गिफ्ट में दिया। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है ना, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये सारा एरिया भी इनको मिला था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हमने आपको बताया। परिणाम इसको 3 पॉइंट में देखिए हम लोग। पहला, पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित हो गई। जब वहां पर कोई विदेशी सत्ता रहा नहीं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, तो विदेशी आक्रमण अब होना नामुमकिन हो गया, क्योंकि वहां मौर्यों की सेना आ गई। यूनानियों की सेना की जगह कौन आ गए? मौर्यों की सेना आ गई। यानी उधर से अब अटैक होना बंद हो गया, अपने प्रभाव में उसको ले लिया गया। यूनानी प्रभाव समाप्त हो गया, अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली। जब आप यूनानी सत्ता को इन्होंने समाप्त कर दी, तो जो विश्व इतिहास की बात जब करते हैं, तो ये इन चीजों का जिक्र दूसरे देशों के इतिहास का जब कोई अध्ययन करता है, तो वहां भी ये बात आता है ना, वहां भी इन चीजों का जिक्र किया जाता है। इस प्रकार का युद्ध हुआ था। यानी भारतीय इतिहास को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई इसके कारण। ये इसका दूरगामी प्रभाव रहा। अब इसके काल में कुछ लेखक थे, कुछ राजदूत थे, और उसका नाम आपको याद रखना है, और उसने क्या क्या चीजों का वर्णन किया है। अब इसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक राजदूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के दरबार में रहा, और इसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, जिससे कि मौर्य का विशेषकर नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, और विशेषकर पाटलिपुत्र का। इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। और इसके पुस्तक से पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, जो कि मौर्यों की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इसी प्रकार स्ट्रेबो की जो पुस्तक है, उसका नाम तो नहीं मिलता, लेकिन उसका जो संदर्भ कहीं जो कोट किया गया है, कोट स्ट्रेबो के पुस्तक का कहीं जो कोट किया गया है, संदर्भ लिया गया है, उदाहरण लिया गया, वहां से पता चलता है कि स्ट्रेबो ने मौर्यों के प्रशासन का विवरण किया है। वहीं एरियन और प्लूटार्क, इन दोनों ने मौर्यों के सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया है। एरियन और प्लूटार्क ने मौर्यों की किस चीज का वर्णन किया है? सेना का वर्णन किया है, सैन्य शक्ति का वर्णन किया है। स्ट्रेबो ने प्रशासन का, और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इसके साथ ही एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लूटार्क से जुड़ा हुआ। प्लूटार्क ने यह कहा है अपने रचना में, प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद दिया। यानी
चंद्रगुप्त के विशाल सैन्य शक्ति का ये जिक्र करते हैं प्लूटार्क। यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था, उसके पास लाखों की सेना थी और कहा गया है कि 6 लाख की सेना थी इसके पास, और जिस सेना के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया, है ना, रौंद डाला। ये लिखते हैं कौन? प्लूटार्क। ये सेंटेंस पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये कथन किसका है? ये कथन प्लूटार्क का है, ये प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव। इन चीजों को देखिएगा, इसलिए मैंने इसको वन लाइनर के दृष्टिकोण से बनाया है। अब इसके साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। जब ये बड़े अखिल भारतीय शासक बने तो इसके साम्राज्य की सीमाएं कहां तक थी, इनके साम्राज्य का चौहद्दी क्या था, है ना, एम्पायर का इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक था। तो देखिए उत्तर पश्चिम मौर्यों की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था, इसके बाद पूरब में बंगाल तक था, पश्चिम में अरब सागर तक था और दक्षिण में मैसूर तक था। तो ये इसका सीमांकन याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम हिंदुकुश, पूरब बंगाल, पश्चिम अरब सागर और दक्षिण मैसूर। इतना दूर तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ चीजों को डिस्कस करना था, लेकिन हम यहां पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन जिस प्रकार था मौर्यों का, उसके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए, तो उसको प्रशासन को अलग से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रशासन का डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मोटा मोटा समझिए कि सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन था, जहाँ राजा सर्वोच्च होता था, मंत्री परिषद हुआ करता था, और मंत्री परिषद के बाद फिर महामात्य अधिकारी हुआ करते थे, है ना, महामात्य अधिकारी हुआ करते थे। इसके नीचे प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था, वहां प्रांत में राजकुमार होते थे, उसके अंतर्गत फिर अधिकारी होते थे। तो ये हो गया एक तरह से संक्षिप्त, लेकिन इसका हम लोग डिटेल एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पे हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यों का प्रशासन को देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। और अब आई थिंक हमें बिंदुसार के आरंभिक इतिहास को जानना चाहिए। मौर्यों के प्रशासन को हम लोग अलग से ही देखेंगे, मौर्यों का प्रशासन को इसमें नहीं देखना है हमें। ठीक है, मौर्यों का प्रशासन नहीं देखना, लेकिन ये यहां पर इनके बारे में और एक चीज देखना है हमें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी के लिए जो पुरातात्विक साधन है उसको हमें यहाँ पे देख लेना है, ये एग्जाम में आता है। मौर्यों का प्रशासन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, स्पेशल प्रशासन से जुड़ा हुआ एक वीडियो रहेगा। अभिलेखीय साक्ष्य, यानी कौन कौन से अभिलेख हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है महास्थान अभिलेख, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है सुदर्शन चिन्ह। ये 3 ऐसा चीज है ना, 3 ऐसा साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रमाणित करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। महास्थान अभिलेख से क्या पता चलता है? अकाल और राशनिंग व्यवस्था। महास्थान अभिलेख से क्या पता चलता है? अकाल और राशनिंग व्यवस्था का। जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है? मौर्य शासन का। और सुदर्शन चिन्ह से क्या पता चलता है? सिंचाई व्यवस्था का। सिंचाई व्यवस्था क्या क्या है कि इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसके एक कह सकते हैं कि अधिकारी थे पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी थे पुष्यगुप्त, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसके बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ से मौर्यों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है, और महास्थान से अकाल और उस समय जो खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाती थी, है ना, जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है अकाल के समय, इसका विवरण है। ये जो 3 पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो कि प्रमाणित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से जुड़ा हुआ तथ्यों के बारे में, इनको याद रखिएगा। धर्म और इसके निधन को थोड़ा समझ लेते हैं, जो थोड़ा अजीब है ना। इतना बड़ा शासक, इतना पराक्रमी शासक अचानक से एक धर्म के चपेट में आते हैं और उनका अंत हो जाता है। वो धर्म कौन सा है? जैन धर्म। इसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और जैन धर्म में कहा जाता है कि शरीर को आप जितना कष्ट देंगे, ठीक है, आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगा। जिस विधि को कहते हैं संलेखना विधि, संलेखना विधि, जहां भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्यागना होता है, ठीक है, इस दुनिया को छोड़ना होता है, अन्न जल दोनों का ग्रहण बंद। और इसने वैसा किया और ये दक्षिण गए, दक्षिण भारत, जहां श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर जाकर इसने अन्न जल सब त्याग दिया और शरीर पूरा जर्जर हो गया और अपने प्राण त्याग दिए। ये इसने जैन धर्म के प्रभाव में आकर किया।
जिसको कहते हैं संलेखना विधि। इस संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए, और ऐसा शासक अगर और कुछ दिन जिंदा रहते तो भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का भूगोल कुछ और होता। लेकिन धर्म के प्रभाव में आ गए, जैन धर्म के प्रभाव में आ गए, और उसके जो गुरु थे जैन धर्म के, उसका नाम था भद्रबाहु। ये भी याद रखिएगा, किसके प्रभाव में थे जैन धर्म में ये, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म अपनाया, और इसी के प्रभाव में आकर ये दक्षिण भारत गए, श्रवणबेलगोला गए, और वहां पर भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग दिए, जिस विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। यानी इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। कब त्याग दिए, इसका अगर देखा जाए तो 298 ईस्वी में संलेखना विधि से इसकी मृत्यु हो गई जैन धर्म के प्रभाव के बाद। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। अब हम लोग इसी वीडियो में बिंदुसार के बारे में जानेंगे, जो इसके पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार के बारे में जानेंगे, और इसके साथ ही अब हम ये भी आपको कहेंगे कि मौर्यों का प्रशासन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, बिंदुसार का प्रशासन, पूरे मौर्य यानी अशोक का प्रशासन को मिलाकर एक कंबाइंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लास होगा। हालांकि इसके बाद का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार हमारा सेशन रहेगा। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, 298 ईसा पूर्व में। उसी समय ये शासक बने 298 ईसा पूर्व में, और ये 274 ईसा पूर्व तक रहे। 274 ईसा पूर्व तक ये शासक रहे। इसको कहते हैं मेंटेनर ऑफ एम्पायर। इसको मेंटेनर ऑफ एम्पायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बहुत उसको फैलाया नहीं, उसके क्षेत्र को बढ़ाया नहीं, लेकिन इसने जो अपने पिता से इसे जो साम्राज्य मिला था उसे अक्षुण्ण रूप से कायम रखा, उसमें तनिक भी कमी नहीं होने दी। ये भी एक बड़ी योग्यता रही है। योग्य पिता का एक योग्य पुत्र जरूर था, जिसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, भले ही इसने नए क्षेत्रों को ये जीतने में सफल नहीं रहे, इसलिए इसको कहते हैं मेंटेनर ऑफ एम्पायर। इसको इसने मेंटेन रखा, पिता से जो मिला था उसको इसने बनाए रखा, उसको खोने नहीं दिया। इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखना भी एक बड़ी चीज है। अब इसका अगर आरंभिक परिचय को देखें हम, आरंभिक परिचय, तो जैसा पता है कि ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के ये कौन थे, पिता थे, और इसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार शासक बने, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इसको जो साम्राज्य मिला था उसे इसने सुरक्षित रख लिया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। अब है कि इसका अलग अलग जो सोर्सेस हैं, इसको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो कौन सा सोर्स इसका कौन सा नाम बताता है, ये भी पूछा जाता है। विभिन्न नाम है इसका, है ना, अलग अलग नाम है। जैसे कुछ यहाँ पर स्रोत हैं, जैसे अमित्र घाट, अमित्र घाट भी इसका नाम था। ये कौन कहते हैं, पतंजलि। पतंजलि इसको क्या कहते हैं, अमित्र घाट। क्यों, जो अमित्रोकेडस के नाम से इसको संबोधित करते हैं, कौन, यूनानी। यूनानी इसको क्या कहते हैं, अमित्रोकेडस। पतंजलि क्या कहते हैं, अमित्र घाट। तो अमित्र घाट किसका नाम है, अमित्रोकेडस किसका नाम है, तो बिंदुसार। अमित्र घाट किसने कहा, तो पतंजलि ने। अमित्रोकेडस किसने कहा, यूनानियों ने। ये सब प्रश्न आता है। ठीक है, इसको बिना याद किए कोई उपाय है, बिल्कुल नहीं। अब इसको वायु पुराण में मध्यसार कहा गया है, तो ये भी आपको याद करना होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, वायु पुराण में आपका बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो मद्रसार। जैन ग्रंथ बिंदुसार को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो सिंह सेन। जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंह सेन नाम से संबोधित करते हैं। ये सब इसके नाम को लेकर विवाद है, और विवाद क्या, अलग अलग नाम से कहते हैं, विवाद इसको नहीं बोलेंगे। आपको इसको याद कर लेना है, कौन सा ग्रंथ या कौन सा पक्ष इसे किस नाम से संबोधित करता है। अब है कि इसका यूनानियों से भी संबंध था, यूनानियों से अच्छे संबंध थे। इन्होंने यूनानियों से कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन यूनानियों से अच्छा संबंध था। और इसका जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से इनका अच्छा संबंध था। वहां से दूतों का आदान प्रदान होता था, और इसके दरबार में एंटियोकस प्रथम ने अपना दूत भेजा था, जिसका नाम था डायमेकस, है ना। ये पूछा जाता है एंटियोकस प्रथम ने दूत किसके दरबार में भेजा था,
किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस किस मौर्य शासक के दौरान आया था? ये भी पूछता है, तो बिंदुसार। डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम किस देश का शासक था? तो सीरिया। इसने अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग करी थी। किससे? एंटियोकस प्रथम थे। तो इसने अंजीर और शराब तो उपलब्ध कराया, लेकिन दार्शनिक की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? इसने कहा कि हमारे यहाँ जो रूल्स है ना, उसके तहत हम लोग दार्शनिक को नहीं बेचते हैं, है ना। दार्शनिक को हम लोग बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। दार्शनिक को हम लोग नहीं बेचते हैं, इसीलिए दार्शनिक की जो मांग थी इसकी वो अस्वीकृत रही। 3 चीजों में 2 चीजें मिली और दार्शनिक का मांग अस्वीकृत कर दिया। क्यों? कहा कि हम लोग दार्शनिक नहीं बेच सकते हैं, ये हमारा कानून कहता है, इसलिए इसको नहीं मिला। इसके काल में एक विद्रोह हुआ था। कहां पर? उसको याद रखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान कहां पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। तक्षशिला में कारण क्या था इसका? प्रांतीय अत्याचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। आपको पता है कि मौर्यों का शासन 2 लेवल पे था, केंद्र में और प्रांत में। जैसे अभी हमारे केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और प्रांत में अगर झारखंड की बात करें, यहाँ पर किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन की। तो उसी प्रकार यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस समय क्या होता था कि केंद्र में मान लीजिए अगर बिंदुसार है, तो प्रांतों में राज परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को राजकुमार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था, युवराज के पद पर, और वही उस प्रांत को देखते थे। तो एक प्रांत है इसका तक्षशिला, जो वर्तमान का है पाकिस्तान में। तो तक्षशिला में इसके काल में एक विद्रोह हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रांतीय शासक थे उनका बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था जनता पर, और प्रशासनिक रूप से काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। इसी के कारण वहां के लोगों ने विरोध किया, ठीक है। वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और इस विद्रोह को इसके काल में एकमात्र विद्रोह माना जाता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने जो दमन किया विद्रोह का, यहां से उसने उसके 2 पुत्र थे, है ना। पहला था अशोक, दूसरा था सुसिंह। तो इसने दोनों विद्रोह 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ? 2 बार। जो बिंदुसार के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, लेकिन 2 बार हुआ था। जो फर्स्ट टाइम विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा, और जब दूसरी बार विद्रोह हुआ तो दबाने के लिए सुसीम को भेजा। और अशोक ने जिस प्रकार वहां प्रशासन व्यवस्था को फिर से सुव्यवस्थित कर दिया, यहीं से अशोक की प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित हुई, और ये लग गया कि बिंदुसार के बाद मौर्यों का जो अगला शासक बनेगा वो अशोक ही बनेगा, और अशोक ही मौर्यों का अगला शासक भी बना। अब इसके धार्मिक विचारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। धर्म के दृष्टिकोण से तो ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ठीक है। ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। 60,000 ब्राह्मणों को इन्होंने दान भी दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे उनको ये संरक्षण दिए थे, और कभी कभी लोग मानते हैं कि आजीवक संप्रदाय को भी मानते थे। अगर आपका ऑप्शन में ब्राह्मण धर्म नहीं रहेगा ना, ब्राह्मण धर्म ऑप्शन में नहीं रहेगा और आजीवक रहेगा, तो आजीवक को भी सही कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों रहेगा तो आपको ब्राह्मण धर्म की ओर जाना है। अगर दोनों में से कोई एक रह सकता है, कभी ब्राह्मण धर्म कभी आजीवक, तो दोनों, क्योंकि आजीवक को इसने संरक्षण दिया था। और कोई भी धार्मिक गुरु को संरक्षण तब दिया जाता है जब उसके प्रति कुछ ना कुछ उस टाइप का भावना रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। ये इसका धार्मिक दृष्टिकोण था। अब प्रशासन में बात करें तो प्रशासन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, और आपको प्रशासन में सिर्फ इतना ही यहाँ पर बताकर निकल जाएंगे कि प्रशासन में कौन से अधिकारी इसके लिए महत्वपूर्ण थे। प्रशासनिक व्यवस्था तो वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य का था। देखिए, प्रशासन में जो व्यक्ति थे, स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री इसके काल में भी चाणक्य रहे, लेकिन बाद में चाणक्य के जगह प्रधानमंत्री कौन बन गए? राधा गुप्त। इसके काल में एक जो मंत्री परिषद था, तो मंत्री परिषद का जो प्रधान था, हेड था, उसका नाम था खल्लाटक। इसका नाम याद रखिएगा, राधा गुप्त और खल्लाटक। चाणक्य का पता है। बिंदुसार के आरंभिक शासन काल में चाणक्य ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद राधा गुप्त बन गए इसके उत्तराधिकारी, और उसका जो इनका जो मंत्री परिषद था, उसका जो हेड था वो थे खल्लाटक। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में कि खल्लाटक किसके दरबार में सबसे प्रधान मंत्री परिषद का सदस्य था। जैसे मंत्री परिषद में 500 मेंबर हुआ करते थे, उसका जो हेड था वो खल्लाटक थे, इसीलिए खल्लाटक फेमस है, और खल्लाटक से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब साम्राज्य का विस्तार को इसके बारे में जान लीजिए। पहले हमने बता दिया
कि साम्राज्य का कोई इसने विस्तार किया नहीं, जो मिला था उसको रखा। लेकिन एक राइटर है तारानाथ, उनके वर्णन से पता चलता है कि इसने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, और कहां पर? दक्षिण भारत पर। ठीक है, और ये और राइटर क्यों नहीं करते हैं इसका जिक्र? इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, यानी इनकी बातों को वो मानते थे, इन्होंने डायरेक्ट वहां के सत्ता को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इसका नियंत्रण था अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से। क्वेश्चन ये भी आपसे आ सकता है कि किस शासक को दक्षिण के 16 राज्यों का विजेता माना जाता है? तो बिंबिसार। आपको यह भी क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण के 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को किस इतिहासकार के अनुसार माना जाता है? तो तारानाथ। तारानाथ को याद रखिएगा, इनका नाम, इसने ही इसको विजेता घोषित किया। बाकी को हर राइटर इसे डिनाई करता, लेकिन तारानाथ का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने परंपरा से हटकर इस चीज को बताया है। ठीक है, अब इनका अंत हो गया, नेचुरल डेथ हुआ था इनका नेचुरल डेथ 274 ईस्वी में हो गया। इसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और अंततः अशोक राजा बने। इसके बारे में फिर हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कार्यकाल रहा। अब हम लोग इसको 4-5 पॉइंट में इसको समझने का प्रयास करेंगे। समराइज करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र, मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र, रचिता चाणक्य। अर्थशास्त्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक विदेशी ने लिखा मेगास्थनीज ने, जिसका नाम है इंडिका। संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस धर्म से जुड़ा हुआ यह पद्धति है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ पद्धति है। अमित्रोक्रेटस या अमित्र घात किसको कहते हैं? तो बिंदुसार को। ये थोड़ा समराइज के साथ ही हम लोग इस क्लासेस से आप सभी से विदा लेते हैं साथियों। और साथ ही आपको ये कहना चाहेंगे, अगर आप अभी तक अगर जेट का तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे लिए कह सकते हैं कि नहीं बल्कि आप अपने फ्यूचर के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए आप जुड़े और क्लासेस से जुड़कर आप जेट में जो 6% रिजल्ट आएगा उसमें अपना एक सीट बुक कर लें। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, आपका सीट नहीं बुक होगा साथियों। सीट कैसे बुक होता है आपको पता है। मान लीजिए ये अंदाजा लगाते हैं 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। कितने? 2 लाख। इसमें रिजल्ट कितना आना है? 6%। तो कितने लोगों का रिजल्ट आएगा? 12,000। यानी 2 लाख में 12,000 बच्चों में आना आसान नहीं होगा। आप इसको आसान समझते हैं सिर्फ पात्रता परीक्षा, तो ये गलती हो गया। 6% ही रिजल्ट दिया जाता है। ये जेटेट नहीं है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो करेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट नहीं है, ये जेट है। या 6% नेट के तर्ज पर दिया जाएगा, यानी जितने एप्लीकेंट होंगे उसका 6% ही रिजल्ट आएगा, यानी कट ऑफ हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। और इतिहास जैसे विषय में तो और भी जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी रिस्क नहीं लेना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमारा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। इस लिंक को आप क्या करना, क्लिक कीजिए, ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड हो जाएगा और ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। STORE स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। स्टोर सेक्शन पे जैसे ही जाइएगा आपको इस प्रकार कोर्सेज यहाँ पर दिखने लगेगा साथियों, है ना। इस प्रकार आपको अलग अलग कोर्सेज दिखने लगेगा। इसी में आपको जाना कहाँ पर है, आप आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जेट से जुड़ा हुआ क्लास दिखने लगेगा। ठीक है, जेट से जुड़ा हुआ क्लास आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको जेट का पेपर 1 का क्लास है। जेट का पेपर 1 का क्लास यहाँ पे दिख रहा है। ये पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास है। पेपर 2 हिस्ट्री का बैच यहाँ पर चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और हिस्ट्री की शानदार क्लासेस वीडियो भी मिलेगा आपको। अगर इसको हम क्लिक करें तो आपको दिखा दें आपको क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे। तो वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी मिलेगा जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेगा। PDF नोट्स भी दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। हमारा टारगेट है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हम लोग सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं कराएंगे बल्कि आपका रिजल्ट कैसे हो इस पर बात होती है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ आपको बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, यानी एग्जाम के पहले एग्जाम बिल्कुल जेट के तर्ज पर आपसे प्रैक्टिस सेट भी यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो कोर्सेस लेने में, ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा।
आपको समुचित गाइडलाइन दी जाएगी। 7541840154 इस नंबर पे कॉल कर देना है, आपको पूरी गाइडलाइन, पूरी सहायता दी जाएगी और आज ही कोर्सेज ज्वाइन करके अपने लिए एक सीट बुक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।